वो इतना निर्मम और खतरनाक था कि उसके आगे दो दो राज्यों की सरकारों को झुकना पड़ा। केवल 10 साल की छोटी सी उम्र में क्राइम की दुनिया में कदम रखकर वो इतना पॉपुलर हुआ कि कोई उसे रॉबिन हुड कहता तो कोई उसे डीमन कह के बुलाता। अपनी क्राइम की हिस्ट्री में उसने करीब 184 लोगों को मौत के घाट उतार दिया, जिसमें आधे से ज्यादा केवल फॉरेस्ट गार्ड्स और पुलिस वाले थे। इसके अलावा उसने लगभग 2000 हाथियों की निर्मम तरीके से जान ले ली और अपने सभी विरोधी गुटों का सफाया कर दिया। हाथी के दांत की तस्करी से लेकर चंदन की लकड़ी की स्मगलिंग तक से उसने बेशुमार दौलत हासिल कर अपने साम्राज्य को किडनैपिंग तक बढ़ा दिया था। दरिंदगी के लिए मशहूर वीरप्पन के शौक भी अतरंगी थे। वो खूंखार दिखने के लिए न केवल लंबी लंबी मूछें रखता बल्कि पुलिस अधिकारी को मारकर उनके सर से फुटबॉल भी खेला करता था। एक समय ऐसा आया कि उसने कन्नड़ सिनेमा के सुपरस्टार राजकुमार को किडनैप किया तो कभी कर्नाटका के फॉर्मर मिनिस्टर नागप्पा को किडनैप कर उनकी दिन दहाड़े हत्या कर दी, जिससे पूरे भारत में सनसनी फैल गई। उसकी इस पॉपुलैरिटी और दरिंदगी से तंग आकर कर्नाटका एंड तमिलनाडु सरकार को उसे पकड़ने के लिए 5 करोड़ का इनाम घोषित करना पड़ा। फिर भी 20 सालों में 220 करोड़ खर्च करने के बावजूद भी पुलिस कभी उसे जिंदा नहीं पकड़ सकी। तो आइए जानते हैं कहानी भारत के मोस्ट वांटेड क्रिमिनल कूसे मुनुसामी वीरप्पन की, जिसने पूरे दुनिया में अपराध का ऐसा डंका बजाया कि उसके मरने पर विदेशी मीडिया का शीर्षक था डेथ ऑफ अ डीमन। Veerappan and his gang members have killed 119 persons so far. Despite a decade-long effort by 2 states to nab this dreaded criminal, he has run away scot-free every time. However, Veerappan is also said to have helped villagers, which earned him a Robin Hood image. It is a matter of concern for the whole country. The kidnap drama of Kannada matinee idol Dr. Rajkumar by sandalwood smuggler Veerappan finally came to an end. We are going hammer and tongs to get at the forest brigand Veerappan. कूसे मुन्नुसामी वीरप्पन का जन्म 18 जनवरी 1952 को कर्नाटका के गोपीनाथम गांव में एक तमिल परिवार में हुआ। वीरप्पन का परिवार चरवाहों का काम करता था, जिस कारण वीरप्पन का बचपन से ही जंगल में आना जाना होता रहा। उस पर सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस उसके चाचा सालवई गौंडर का था, जो एक कुख्यात शिकारी और चंदन तस्कर था। इसलिए बचपन से ही वीरप्पन आपराधिक घटनाओं को देखते हुए बड़ा हुआ, या यूं कहे कि अपराध उसे विरासत में मिला। आसपास के जंगलों में अपने चाचा की पहचान के कारण धीरे धीरे वीरप्पन की भी दोस्ती कई शिकारी ग्रुप से हो गई। जब भी वो जंगल जाता तो अक्सर शिकारियों को हाथियों का शिकार करते हुए बड़े गौर से देखता। धीरे धीरे करके वीरप्पन को भी हाथियों का शिकार करना और उनसे पैसे कमाने का काम अट्रैक्ट करने लगा। उस समय के मशहूर हाथी तस्कर मलयूर मम्माटियन से वीरप्पन सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ और अपने मकसद में कामयाब होने के लिए छोटी सी उम्र में ही बंदूक चलाने की ट्रेनिंग लेने लगा। उस समय दक्षिण भारत के जंगलों में हाथियों का शिकार करना आम बात थी। हाथियों को मारकर उनके दांतों को महंगे दामों में बेचा जाता। वीरप्पन भी मात्र 10 साल की उम्र में शिकार के लिए मैदान में कूद पड़ा और कुछ ही दिनों में इस काम में इतनी महारत हासिल करी कि उसका नाम उस समय के सबसे बेहतरीन शूटरों में शामिल होने लगा। कई हाथियों की जान लेने के बाद वो 17 साल की उम्र में इंसानों का कत्ल भी करने लगा, जिसकी शुरुआत उसने जंगल के भीतर एक फॉरेस्ट गार्ड की हत्या करके की। शुरुआत में वो केवल अपने चाचा सालवई गौंडर के लिए काम करता था, लेकिन अपराध की दुनिया में बड़ा नाम कमाने के चक्कर में वो अपने चाचा से भी अलग हो गया और मात्र 18 साल की उम्र में एक शिकारियों के ग्रुप में शामिल होकर उसने धीरे धीरे अपना रुतबा बढ़ाना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों के अंदर उसने इस ग्रुप पर इस कदर पकड़ बना ली कि हर काम में वो अपने ग्रुप के हेड के बजाय खुद ही डील करने लगा। तस्करी के इस काम में बेशुमार पैसा था, इसलिए तेजी से वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स की नजरों में भी आने लगा था। धीरे धीरे करके वीरप्पन पहले से जंगल में पैठ बनाए पुराने तस्करों से भी आगे निकलता जा रहा था। इसलिए उन लोगों ने जल्द से जल्द वीरप्पन को अपने रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया। अब जब भी वीरप्पन कोई डील करता, उसकी खबर पुलिस को लग जाती और उसे डील को बीच में ही छोड़कर जंगल भागना पड़ता था। पुलिस को ये सारी इन्फॉर्मेशन उसके कॉम्पिटिटर्स दे रहे थे, जिस वजह से उसकी दौलत और शोहरत तेजी से गिरने लगी। वीरप्पन को अपनी गिरती शोहरत जरा भी रास नहीं आ रही थी, इसलिए जो भी उसकी डील की मुखबिरी पुलिस को करता था, उसने उन सभी को चुन चुन कर मारना शुरू कर दिया। इसके बाद उसने अपने बीच आने वाले फॉरेस्ट गार्ड्स को भी मारना स्टार्ट कर दिया, जिससे उसका आतंक जंगल के बजाय अब आसपास के गांव में भी फैलने लगा था।
अब वीरप्पन जंगल में केवल अपना शासन और आतंक का साम्राज्य स्थापित करना चाहता था। इसलिए वो एक एक करके जंगल के बाकी सभी तस्कर गिरोहों को भी खत्म करने लगा। जैसे जैसे वो लोगों की मौत से अपने हाथ रंग रहा था, वैसे वैसे उसका रुतबा और उसकी शोहरत पड़ोसी राज्यों के जंगलों में भी बढ़ती जा रही थी। इस तरह तमिलनाडु और कर्नाटका के जंगलों के चप्पे चप्पे पर वीरप्पन का कंट्रोल हो गया। उसने इस दौरान अपनी गैंग में करीब 100 लोग जोड़ लिए थे, जो हाथियों को मारने के लिए किसी पानी वाले क्षेत्र में कई दिनों तक तैनात रहते। और जैसे ही कोई हाथी प्यास बुझाने वहां आता, वीरप्पन सीधा हाथी के सर के बीचों बीच गोली मारकर उसकी जान ले लेता। उसके इस काम में अड़ंगा डालने वाले सभी लोगों को उसने मार डाला, जिनमें पुलिस अधिकारी, वन अधिकारी और मुखबिरों की संख्या सबसे ज्यादा है। आइवरी के कारोबार से वीरप्पन ने खूब मोटा पैसा कमाया, लेकिन इस कमाई के लिए उसने करीब 2000 हाथियों को मार दिया था, जिस कारण जंगलों में हाथियों की घटती संख्या सरकार के लिए सरदर्द बनती जा रही थी। इसलिए तमिलनाडु और कर्नाटका की गवर्नमेंट ने जंगलों में फॉरेस्ट ऑफिसर्स की गश्ती को बढ़ाकर हाथी के दांत से बने प्रोडक्ट्स की बिक्री पर रोक लगा दी। हाथियों की घटती संख्या और गवर्नमेंट के इस एक्शन से वीरप्पन का बिजनेस ठप पड़ने लगा। इसलिए अब वो हाथी के दांत की तस्करी को छोड़कर चंदन की लकड़ी की स्मगलिंग करने लगा। उसने अपने जीवन काल में करीब 10,000 टन चंदन की लकड़ी काट कर बेची, जिसकी कीमत उस समय 2 अरब रुपए थी। भारत में चंदन की लकड़ी को काटना और उसे बेचना इल्लीगल और क्राइम है। इस पर हक केवल उस राज्य की सरकार का होता है, पर वीरप्पन इस पर अपना हक मानता था और इसकी तस्करी धड़ल्ले से कर रहा था। कर्नाटक और तमिलनाडु की सरकार कई सालों की कोशिश के बाद भी वीरप्पन को पकड़ने में कामयाब नहीं हो पा रही थी। कई फॉरेस्ट ऑफिसर्स वीरप्पन को पकड़ने तो गए, लेकिन वो खुद वीरप्पन के हाथों मारे जाते। इसलिए कर्नाटका गवर्नमेंट को एक ऐसे ऑफिसर की तलाश थी जो अपने काम में माहिर और ईमानदार हो। ऐसे ही एक IFS ऑफिसर थे, P. श्रीनिवास, जिन्हें कर्नाटका गवर्नमेंट साल 1983 में प्रमोट करके डेप्यूटी कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट DCF के पद पर कर्नाटका के चामराजनगर में तैनात करती है। इस पूरे एरिया में वीरप्पन का कब्जा था और आए दिन उसका नाम मीडिया की सुर्खियों में रहता था। इसलिए P. श्रीनिवास ने वीरप्पन को पकड़ने के लिए इस क्षेत्र में अपना नेटवर्क बनाना स्टार्ट कर दिया। 3 साल की कड़ी मेहनत और कई प्रयासों के बाद आखिरकार 1986 में उन्होंने बैंगलोर में चल रहे सार्क सम्मेलन के दौरान वीरप्पन को पकड़ लिया। पूछताछ के लिए वीरप्पन को बूदीपाड़ागा फॉरेस्ट रेस्ट हाउस लाया गया, जहां उसे कई दिनों तक रखकर पूछताछ की गई। पूछताछ में मिली जानकारी के बाद पुलिस ने कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में वीरप्पन के कई ठिकानों पर छापा मारकर चोरी की गई चंदन की लकड़ियों के कई बंडल्स बरामद किए। एक दिन P. श्रीनिवास ऐसे ही किसी छापेमारी के लिए बाहर गए हुए थे कि तभी उनकी अनुपस्थिति में वीरप्पन को वहां से भागने का सही मौका हाथ लगा और वो किसी तरह पुलिस को चकमा देकर वहां से भाग निकला। पुलिस से भाग निकलने के बाद साल 1987 में वीरप्पन और ज्यादा चर्चा में तब आ गया जब उसने चिदम्बरम नाम के एक फॉरेस्ट ऑफिसर को किडनैप कर बड़ी ही निर्दयता से उनकी हत्या कर दी। P. श्रीनिवास पहले ही वीरप्पन के भाग निकलने से उलझन में थे। वहीं इस घटना के बाद वो और भी ज्यादा ताकत के साथ वीरप्पन को दोबारा पकड़ने में जुट गए। P. श्रीनिवास ने इस बार वीरप्पन के गांव गोपीनाथम पर फोकस किया। इस गांव में पुलिस ने पहले भी काफी इंक्वायरी की थी। वीरप्पन की खबर निकलवाने के लिए पुलिस लोकल लोगों को काफी परेशान करती थी। किसी पर जरा सा भी शक होने पर उसे पकड़कर हफ्तों तक जेल में रखा जाता और टॉर्चर किया जाता था। गोपीनाथम के अलावा हर उस गांव का वही हाल था जहां वीरप्पन का जरा सा भी आना जाना था। ऐसे जाने कितने लोग थे जिन पर पुलिस की पूछताछ के दौरान कई अत्याचार हुए, उन्हें पीटा गया, इलेक्ट्रिक शॉक दिए गए। इस क्रम में कई लोगों की जान तक चली गई। लेकिन P. श्रीनिवास ने पुलिस का ऐसा कोई भी तरीका इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि उन्होंने इसका बिल्कुल ऑपोजिट किया। उन्होंने वहां लोगों को परेशान करने और उन पर जोर जबरदस्ती करने के बजाय उनकी मदद करके उनके दिलों में जगह बनाई। P. श्रीनिवास ने गांव के लोगों के लिए सड़कें, गॉडेस मरियम्मन का मंदिर, पीने के पानी की सुविधा के अलावा गरीबों के लिए 40 घर भी बनवाए।